हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम विजन का मई महीने का करंट अफेयर्स मैगज़ीन कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से, बिकॉज इकोनॉमी इज़ रियली सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, ऑल्दो नॉट वेरी सिंपल बिकॉज विजन में बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल दी गई हैं, बट हमको सब समझना पड़ेगा बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स। और सिर्फ यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए नहीं, बल्कि अगर हम किसी भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उधर भी क्वेश्चन अभी बहुत मुश्किल आते हैं। खैर, तो यूटिलिटी वाइज हमको पता है इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस चीज़ पे हम नहीं टाइम वेस्ट करते। शुरुआत करते हैं 3.1 से, जो कि है आत्मनिर्भर भारत, व्हाट, वाई एंड हाउ। ऑल राइट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया, जो कि हम यूज़ करेंगे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के लिए, सप्लाई क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमी का चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बिकॉज सिर्फ पैसा इंजेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय आत्मनिर्भर भारत, एंड दिस इज़ नॉट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस हियर। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी करके देखा है, राइट, अप टिल 1991। तो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ ने एक्सपोर्ट इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल अपनाया, बट हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन अपनाया। इसका मतलब हम जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत थी बाहर से मंगवाने की, हमने ट्राई किया उसको हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करें। दिस इज़ व्हाट वी ब्रॉडली मीन बाय इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो अभी भी अगर हम आत्मनिर्भर भारत में बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करना है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यही है कि हमको सब कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करना है, हमको सिर्फ कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाना है, प्रोवाइड करवाना है प्रोड्यूसर्स को। तो अब वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, एफडीआई के थ्रू भी हो सकता है। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अगर सरकार लेबर लॉस को स्ट्रीमलाइन करेगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेगी, ईजीली बैंक से फाइनेंस का अवेलेबिलिटी करवाएगी, जल्दी से लैंड क्लियरेंस होगा, सब कुछ होगा, तो ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पार्ट है और इससे हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा। और चाहे तो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो या कोई भी फॉरेन फर्म हो, उन सब के लिए इंडिया में आके प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर इंडिया में ही प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ कंजीनियल एटमॉस्फेयर, तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से कुछ भी चीज़ इम्पोर्ट करने की, और बाय डिफ़ॉल्ट ही हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ऑल राइट, दूसरा चीज़ हमको एग्जामिनेशन पॉइंट से कुछ की टर्म्स पे ध्यान देना है, अभी जो इधर भी हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, दैट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो रिलाई करता था बहुत ज़्यादा टैरिफ को इम्पोज करना। हम चाहते हैं कि बाहर से चीज़ें नहीं आए, लेकिन कैसे नहीं आए, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी या फिर कोटा डिसाइड कर देगी कि 100 अगर चीज़ों का ज़रूरत है, सिर्फ 40 ही बाहर से आएंगी। चाहिए 140 आ रही हैं तो 60 फिर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन होगा और फिर कंज्यूमर को इधर के प्रोड्यूसर से ही खरीदना पड़ेगा, जो कि अब ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हमारे अंडर ऑब्लिगेशंस हैं, हमने WTO की ट्रीटीज़ को साइन किया है और भी बहुत ज़्यादा FTAs हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। तो अगर हम चाहें भी, ऐसा बहुत ज़्यादा कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया में हो जाता है कि तो आप इतना टैरिफ लगा दीजिए या इनका इंपोर्ट बंद कर दीजिए, तो ये फीजिबल नहीं है। एज अ UPSC एस्पिरेंट वी शुड बी वेरी थॉरो विद दिस, दैट इवन इफ वी वांट टू गो फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, टेक्निकली वी कैन नॉट बिकॉज वी हैव साइन लॉट ऑफ ट्रीटीज, FTAs एंड वी आर अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ WTO's एग्रीमेंट्स। उसके बाद इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में हम क्या देखते थे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया ये कोटा है, ये टैरिफ है, दैट्स इट। टॉप डाउन मॉडल था, दिस इज ईदर वे ऑब्वियस। और हम लोगों ने खुली छूट दी थी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, उनको कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं आएगा, उनको कोई कंपटीशन नहीं आएगा बाहर से। तो फिर अगर कंपटीशन नहीं है, आपको पता है आपका सारा सामान प्रोडक्शन ईदर वे पीपल्स गोना बाय बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू आर अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट इन डोमेस्टिक मार्केट, तो उनको इनोवेशन करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा। तो हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ नहीं जाना। अभी ये चीज़ सिर्फ हमें प्रीलिम्स के लिए माइंड में रखनी है बिकॉज कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स बना के वो दे सकते हैं, तो हमको बस ध्यान रखना है। बाकी इतना लंबा चौड़ा इधर लिखा है, वो बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हमें प्रीलिम्स के लिए चाहिए भी नहीं, तो हम बड़ा जल्दी से ऊपर से देखेंगे और क्या हम विजन में जो दिया है उससे मेंस में क्या लिख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमको सेल्फ सेंट्रिक नहीं बनना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
हमें सेल्फ सेंट्रिक नहीं बनना। इट सिंपली मीन्स कि हमको ऐसा नहीं है अगर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन हो भी रहा है बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भर थिंग तो सिर्फ डोमेस्टिक सेंटर्ड रहना है। हमको बाकी इंटरनेशनल मार्केट का भी सप्लायर बनना है, हमको इंटरनेशनल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करना है और ईदर वे वी आर पार्टिसिपेटिंग। हमको कोविड-19 में देखा गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा दवाइयाँ सप्लाई करी और ईदर वे अगर कोविड-19 का बात नहीं भी था तब भी हम अफ्रीकन नेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। तो सेल्फ सेंट्रिक अरेंजमेंट नहीं है आत्मनिर्भर बनने का मतलब। हमको पैसिव रिसिपिएंट नहीं बनना है किसी भी इंटरनेशनल सप्लाई चेन का, हमको उधर प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। उसके बाद बस फिर थोड़ा इधर उधर का फैंसी जैसा टर्मिनोलॉजीज दिया है, आप खुद पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एम्फेसाइज करेंगे। फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल टू द प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और वो कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल हैं? एक तो हमको ग्लोबल सप्लाई चेन में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है और इंडिया में ये कैलिबर भी है बिकॉज हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस इतना है। इनफैक्ट हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस भी है जो कि चाइना का नहीं है। चाइना इकोनॉमी डेवलप कर रही है बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स ओनली, लार्जली बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट, लेकिन इधर इंडिया में तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इनफ है। तो यही चीज़ समझने का है कि सिर्फ सप्लाई साइड ही नहीं, इसका डिमांड भी चाहिए तभी वो सप्लाई इफेक्चुएटेड होगी। तो अभी इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड है और इधर भी हमको ग्लोबल सप्लाई चेन में भी पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। रेजिलियंस चाहिए और रेजिलियंस का मतलब सिंपल है कि जैसा सिचुएशन होगा वैसा हमको ढालना है खुद को। इधर से लिंक नहीं है लेकिन एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसा कोविड-19 में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया तो अभी लोगों को चाहिए कि उतना ही सामान खरीदें जितना उनको ज़रूरत है। थोड़ा रेजिलियंस दिखाएं कि ठीक है लॉकडाउन है, ज़्यादा होर्डिंग नहीं करनी है। अगर होर्डिंग हो जाएगा तो फिर तो पूरा इकॉनमी ड्विंडल कर जाएगा, हमारा पूरा ढांचा ख़राब हो जाएगा। सप्लाई लिमिटेड है तो दिस इज़ बैड फॉर द इकॉनमी। होर्डिंग इज़ ईदर वे बैड। थोड़ा उस टाइम कम खरीदारी की जाए। जैसा थोड़ा लॉकडाउन ईज आउट हुआ तो हमको अपना कंजम्पशन भी अब बढ़ाना है। अब इधर जब लॉकडाउन खुल गया और कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं तब वो बैड है इकॉनमी के लिए बिकॉज फिर प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव नहीं रहेगा प्रोडक्शन करने का। प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जॉब्स नहीं होंगी, जॉब नहीं होंगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी और फिर हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बहुत ख़राब चीज़ें हो सकती है। तो रेजिलियंस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको अपना आपको ढालना पड़ेगा। इधर भी विजन ने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसा अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि अगर 200 करोड़ तक के टेंडर्स हैं तो फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे। अभी 200 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है बिकॉज हम रुपीज़ में बात कर रहे हैं। तो इधर फिर MSMEs ही यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थोड़ा रेजिलियंस दिखाया है गवर्नमेंट ने। हमने ऑल टुगेदर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह ऐसा नहीं बोल दिया कि आप कर ही नहीं पाओगे। जो थोड़ा कम अमाउंट है जिसका इधर वे फॉरेनर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं बिकॉज ₹200 करोड़ इज़ ऑलमोस्ट नथिंग फॉर देम इफ़ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। लेकिन इंडियंस के लिए तो अभी भी बहुत है। तो फिर MSMEs ही रहेंगी इधर। दूसरा इधर लिखा है डिसेंट्रलाइज्ड लोकलिज्म। तो बस हमको प्राइड के साथ अपने लोकल ब्रांड्स को बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना कि हमने देसी चीज़ पहनी है बिकॉज KFC अगर हम बात करें या किसी भी चीज़ का बात करें तो कभी वो भी लोकलाइज ही था। बाद में प्राइड के साथ लोगों ने उस कंट्री के लोगों ने उसको पहना तो अभी इंटरनेशनली सब लोग बड़े प्राइड के साथ पहनते हैं। तो हमको अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना है लेकिन पूरे प्राइड के साथ इन ए वेरी वेरी गुड मूड। ऑल राइट। दूसरा चीज़ इधर एग्जाम्पल के तौर पे हमें विजन ने ये समझाया है कि जैसा अभी गवर्नमेंट ने ECA APM सिस्टम को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज लोकलाइज्ड किया। बेसिकली हमको पता है काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में थी उनको निकाल दिया गया। तो अभी ऐसा जो भी स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न थे कि आप इतने से ज़्यादा इसको स्टॉक में नहीं रख सकते वो सब निकल गए हैं। और APMC में भी थोड़ा सा रिफॉर्म लाया है गवर्नमेंट ने। अभी क्या है फार्मर्स को अब तक क्या होता था, कोई भी फार्मर है उसको अपना जो भी प्रोडक्शन हुआ APMC में ही लेके जाके बेचना पड़ता था, बाहर नहीं बेचा जा सकता था। एटलीस्ट बाहर ट्रेडर नहीं खरीद सकता था उससे लीगली। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको लोकलाइज करने का तरीका ट्राई किया है। आई डू नॉट नो इट्स अ वे ऑफ लोकलाइजिंग और नॉट बट बिकॉज इट्स बीन रिटन ओवर हियर सो लेट्स जस्ट प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो इधर विजन ने हमें ये बताया है कि अभी फार्मर्स क्या करेंगे, उनको अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो 5-10 फार्मर्स इकट्ठे आके उन्होंने कंपनी बनाया जिसको हम FPOs बोलेंगे, उनका खुद का एक अभी
वेयर हाउस है, तो उस वेयर हाउस में अगर उनका प्रोड्यूस पड़ा है तो कोई ज़रूरत नहीं है APMCs में लेके जाने की, उधर से ही ट्रेडिंग की जा सकती है। और अगर हमको ट्रेडिंग नहीं भी करनी तो उधर से हम वेयर हाउस रिसीट ले सकते हैं और उस रिसीट को ट्रेड कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब यही है कि कमोडिटीज़ का फिजिकल सेल नहीं हो रहा, लेकिन एक श्योरिटी है कि हाँ कमोडिटीज़ उधर है, तो उसके बेस्ड पे एक डॉक्यूमेंट या एक सिक्योरिटी तैयार हो जाएगा, एक पेपर तैयार हो जाएगा, उसको हम वेयर हाउस रिसीट बोलेंगे, उसका हम फर्दर सेल परचेज कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ज़्यादा ये चीज़ हमको इतना समझने का भी है भी नहीं। सिंपल ब्रॉडली समझेंगे कि ठीक है, एक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करना है, ग्लोबल सप्लाई चेन में रेजिलियंस दिखाना है, डिसेंट्रलाइज लोकलिज्म दिखाना है और सोशल ट्रस्ट दिखाना है। दिस इज ईदर वे ऑब्वियस, सोशल ट्रस्ट तो रहेगा ही, बिना सोशल ट्रस्ट के तो नॉट जस्ट इकॉनमी बट इंटायर सिस्टम वुड कोलैप्स। उसके बाद अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग दिस थिंग कॉम्प्रिहेंसिवली, अभी विजन ने ये भी बताया है कि हमको आत्मनिर्भर बनने का ज़रूरत क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहला चीज़ तो इससे इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। अभी हमने लॉकडाउन खोल दिया और हमको कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। अब सब कुछ इंपोर्ट करने लगेंगे तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का बेस इरोड होगा, फिर जॉब्स क्रिएशन नहीं होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसलिए हमें खुद का इकॉनमी रिकवरी के लिए भी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने, जो कि हम बड़े एक इनोवेटिव इन ए वेरी पॉजिटिव वे में बन रहे हैं। हम ऐसा स्ट्रिंजेंट और वेरी वेरी ट्रेडिशनल इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। ऑलराइट, उसके बाद हमें सप्लाई चेन फ्रैजिलिटी से भी अब खुद को प्रोटेक्ट होना है। अगर हम इधर इंडिया के बने हुए कपड़े ही बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ, जूते कुछ भी हो, फ़ोन का भी हम बात ले सकते हैं, प्राइड के साथ हम यूज़ करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर कुछ भी ऐसा सप्लाई चेन शॉक्स आते भी हैं तो हम वो हैंडल कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डोमेस्टिक डिमांड रहेगा तभी एक हेल्दी सप्लाई चेन डेवलप होगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता, बिकॉज फॉरेन का डिमांड तो कभी भी ड्विंडल कर सकता है। तो दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। सप्लाई चेन का मतलब यही है कि हमको सप्लाई शॉक से खुद को बचाना है, तो इसीलिए बचा सकते हैं ताकि हमारा खुद इंडिया में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो। अभी हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हैं, कुछ भी हुआ तो सप्लाई चेन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी डोमेस्टिकली अगर हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट हो तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो बस ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है, बस हमको बूस्ट देना है अपना डोमेस्टिक सप्लाई चेन को, ताकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी शॉक आए तो हम खुद को इंसुलेट कर सके, बच सके। ऑयल के सेक्टर में नहीं कर सकते बिकॉज ऑयल का हमारा डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बाकी चीज़ों में तो हम कर सकते हैं। उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट गैप्स। तो ये चीज़ तो इधर वे ऑब्वियस है, हम किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी बाहर की एंटिटी में डिपेंडेंट हैं तो हमारा खुद का डेवलपमेंट इतना सस्टेनेबल नहीं रहेगा। जैसा कि हम टेक्नोलॉजी का बात करें तो लेस देन 1% ऑफ GDP हम टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं। तो हम अभी भी टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट हैं ऑन टू डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इसलिए ये चीज़ और बढ़ता ही जाएगा अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। गैप होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमको ट्राई करना चाहिए उसको कम करने का। उसके बाद हेल्थ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दिस इज ईदर वे ऑब्वियस। हमको कितने ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए थे और भी दवाइयाँ चाहिए, मेजरली इक्विपमेंट चाहिए, तो हमको आत्मनिर्भर बनेंगे तो किसी और पे डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और पूरा हमारा डोमेस्टिक सप्लाई चेन सही रहेगा, तो फिर हमारी इकॉनमी सिक्योरिटी भी रहेगी, इनकम जनरेशन रहेगा। जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, अगर हम किसी भी बाहर की एंटिटी में डिपेंडेंट हैं तो सभी एनालिस्ट को उस चीज़ का पता होगा। अब हम आज बोलते हैं कि ओवर 60% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो अगर चाइना ने कुछ भी इस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाया तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगा। तो चाइना को भी इस बात का पता है, तो आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है। डायरेक्टली कोई नेशन नहीं बोलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस या प्रेशराइज किया जा सकता है उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो ये हमारे जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन एक पॉइंट है जिसके तहत हमको आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हाई डिपेंडेंसी ऑन एनी नेशन इज़ नॉट गुड फॉर द ओवरऑल एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। उसके बाद अभी विजन ने एक्सप्लेन किया है कि हमको आत्मनिर्भर बनना कैसे है।
हम खुद का भी पॉइंट्स ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट्स हो, बट चलिए इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला तो 20 लाख रुपए एक पैकेज अनाउंस किया है। इकॉनमी में मनी इन्फ्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20 लाख करोड़ स्टिमुलस होगा। उसके बाद हमको 4L को एड्रेस करना है। वो क्या है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। अभी बस इन पे ही इतना ही बहुत है। अगर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बिकॉज इन सब चीज़ों पे एक एक पूरा टॉपिक एट लेंथ डिस्कशन चल सकता है। तो बस मोटा मोटा ब्रॉडली आप समझिए। उसके बाद 5 पिलर्स हैं। इकॉनमी को हमने देखना है, हमने उनको इंक्रीमेंटल चेंज नहीं लाना, क्वांटम जंप लाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके इकॉनमी बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमने अपना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी इंक्रीमेंटल फॉर्म में किया था, जबकि एट वन गो करना प्रेफरेबल माना जाता है। बट अगेन दिस इज़ डिबेटेबल, दिस इज़ हाउ इट इज़। अगर हमने अच्छा ग्रो नहीं किया तो हमारा मॉडल अभी फ्लॉड है, अगर अच्छा हो जाता तो दिस वुड हैव बीन बेटर, बट लेट्स जस्ट नॉट डिविएट। तो इधर हमने क्या 5 पिलर्स का बात करा। इकॉनमी को स्ट्रेंथ करना है, चाहिए कि इकॉनमी क्वांटम जंप दिखाए, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं दिखाए। उसके बाद अभी हमारा इकॉनमी ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन बनने के लिए है। हमें 2022 तक ही इसको या 25 तक ही $5 ट्रिलियन बना देना है, ऑलमोस्ट डबल कर देना है विद इन 5 to 6 years। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय क्वांटम जंप। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का ही है। देयर इज़ अ लिमिट टू ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज, बीट एनीथिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए या फिर ऑयल, पेट्रोलियम, कोल और एनीथिंग, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई लिमिट नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम क्वांटम जंप दिखाएं इकॉनमी में, तो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें डेमोग्राफी को स्ट्रेंथन करना है। हमें पता है 65% ऑफ पीपल आर अंडर 35, तो हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको बस अभी रीप करना है। और हमें डिमांड क्रिएट करनी है। चाइना से हमें यही ज़्यादा एक एज है कि चाइना का जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट इंटेंसिव है। जो भी उधर प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारा इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इंडिया में डोमेस्टिकली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो हमको इतना ज़्यादा डिपेंडेंस दिखाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू सेल आवर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद इधर दिखाया गया है कि इस पैकेज में हमको सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैकेज है वो क्या है? पहले पार्ट में बिजनेस पे ध्यान देना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि हमको इधर MSMEs पे ही ध्यान देना है। बिजनेस डज नॉट मीन द बिग बिजनेस इंडिविजुअल, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है, जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमको सभी सोशल इंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स पे भी ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, और ग्रोथ के न्यू हराइजन्स सेट करने हैं। उसके बाद हमको गवर्नमेंट को इनेबलर बनाना है। दैट्स इट। गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगा एज एन इनेबलर एंड नॉट एज ए रेगुलेटर। और लास्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पैकेज में बोला है कि हमको अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल बनना है। सो वी नीड टू बी वोकल अबाउट व्हाट? अबाउट लोकल प्रोडक्ट्स, और हमको इनको ग्लोबल बनाना है। अभी होता क्या है कि जो भी इधर इंडिया का बना कपड़ा पहनेगा या कुछ भी खरीदेगा, तो वो ऐसा जस्ट एज ए लास्ट रिसॉर्ट, अगर कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको इंटेंशनली अगर अल्टरनेटिव्स हैं तब भी इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, इंडिया के चीज़ों के अबाउट वोकल बनना है, खरीदना भी है और उसको वोकली सबको बताना भी है, दैट टू विद प्राइड। ऑलराइट, अभी वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में हम यही बोल सकते हैं कि हमको एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। बिकॉज हम बहुत देर से बोल रहे हैं हमको लेबर लॉज में रिफॉर्म लाना है, लैंड एक्विजिशन में रिफॉर्म लाना है, लेकिन कब? इधर वे इट्स बीन ऑलरेडी वेरी वेरी लेट। सो जल्दी से क्वांटम जंप के तहत ही हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लाने हैं और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट करना है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान देना है। दिस नॉट रिटन ओवर हियर, लेकिन हम हमेशा डिविएट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। उसके बाद हमको इस पैकेज का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी देखना है, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये क्रिटिसिज्म कुछ वैलिड पॉइंट्स ज़्यादा भी नहीं है। पहला चीज़ तो यही है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट लिमिट ब्रीच करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप पैसा इकॉनमी में इंजेक्ट कर रहे हो। तो पहला तो यही क्रिटिसिज्म हो गया कि गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू बी रेजिंग इट्स टोटल
एक्सपेंडिचर बाय मच। नहीं, इधर दूसरा क्रिटिसिज्म दिया है। अदरवाइज न्यूज़पेपर्स में ये भी एक क्रिटिसिज्म था कि हमें फिस्कल डेफिसिट लिमिट ब्रीच होगा, लेकिन वो हम कर सकते हैं एज पर द लॉ इटसेल्फ। लेकिन अभी इधर ये है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है गवर्नमेंट। 20 लाख करोड़ इज़ नॉट टू मच। दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर एन इकोनॉमी एज बिग एज इंडिया। 20 लाख करोड़ इन्फ्यूजन in terms of any stimulus is not a big deal. This is what written over here. दूसरा ये है कि इमीडिएट सपोर्ट का कमी है। अभी 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज है वो इकॉनमी में आएगा, लेकिन उसको मटेरियलाइज होते, उसको इकॉनमी में इंटरनलाइज होते टाइम लगेगा। और अभी क्या है, इमीडिएट सपोर्ट चाहिए। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा बोला है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में हम जब भी बोलते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमेशा साइड में रख देते हैं, और जबकि हम जानते हैं हमारा ऑलमोस्ट 42% ऑफ द पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिवाइड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ध्यान देना है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कुछ कर भी रही है ऐसा बजट में, तो बहुत ज़्यादा प्रोविजन से, और लेट्स जस्ट नॉट डिविएट नाउ। तो पहला चीज़ हमको कवर कर लिया आत्मनिर्भर भारत बनने का। आत्मनिर्भर भारत इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे अलग है वो हमने सब देखा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी हमने पढ़ा, और इसमें हम खुद के पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म, नेम से क्रिटिसिज्म ही था करा, बिकॉज किसी भी सपोर्ट को मटेरियलाइज होते टाइम तो लगेगा ही ना। गवर्नमेंट एकदम से नहीं कर सकती। और इधर वे कैश ट्रांसफ़र भी हुआ है अभी किसानों के बैंक अकाउंट में, और विमेन जिनका जनधन अकाउंट है उनके बैंक अकाउंट में। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग वी आर राइटिंग दीज पॉइंट्स एज क्रिटिसिज्म, बट अगेन वी रियली डोंट नीड टू delve too much into this. दूसरा अभी चलते हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन आया तो फिर इन सब में से आ सकता है। पहला चीज़ तो हम, ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी एक स्टेटस पेपर आया है वो हम इग्नोर करेंगे, सीधा इस टेबल पे फोकस करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट क्या है? पहला तो पब्लिक है, दूसरा अदर। हमारा एज एन इंडिविजुअल सब प्राइवेट डेट ही रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का पब्लिक भी रहेगा और अदर्स भी रहेंगे। पब्लिक में क्या है, जो भी पैसा हम डेट के रूप में लेंगे, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल रहे हैं तो वो पब्लिक डेट हो गया। उसके बाद अगर कोई और पैसा है पब्लिक अकाउंट्स में है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में है, दैट इज अदर लायबिलिटी, दैट्स इट। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में कौन से आएंगे, जैसा कि प्रोविडेंट फंड्स है, रिजर्व फंड्स हैं, डिपॉजिट अदर अकाउंट्स हैं। हमको पता है ये पैसा हमको लोगों को वापस करना है, तो बट ये पब्लिक अकाउंट्स में है तो उसको हमको अदर लायबिलिटी मानते हैं। पब्लिक डेट जो है वो जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय पब्लिक डेट। इन बोथ ऑफ द केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट इज द डेटर। फर्दर इसके अंदर पब्लिक डेट के अंदर हमारे पास इंटरनल डेट है और एक्सटर्नल डेट है। नाम से ही क्लियर है, इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री हमने पैसा उठाया है, एक्सटर्नल मतलब हमने बाहर वाले सोर्सेज से उठाया है जो कंट्री के बाहर से हैं। और कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को देखता है, आर्टिकल 292। ऑल राइट। उसके बाद इंटरनल में भी हम दो तरीके से इसको डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है मार्केटेबल और दूसरा है नॉन मार्केटेबल। इतना डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट रहेगा। मार्केटेबल डेट मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप फर्दर परचेज या सेल कर सकते हो। आपने ऑक्शन किया, आपने बॉन्ड्स इशू किए, ट्रेजरी बिल इशू किया, सिक्योरिटीज इशू किया और आपको पैसा मिल गया। फर्दर उस बॉन्ड को जिसने भी खरीदा वो बेच सकता है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी मीन बाय मार्केटेबल डेट। और नॉन मार्केटेबल मतलब वो मार्केटिंग नहीं की जा सकती उसकी। इस चीज़ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब इतना नहीं तो टेक्निकल हो जाएगा और दिस इज़ नॉट नीडेड। हमें यूपीएससी में इतना मुश्किल नहीं पूछते हैं, तो ऊपर ऊपर से बस आइडिया लेना है। अब ये ट्रेंड्स हैं जो इतना मुश्किल नहीं है। जैसा पब्लिक डेट की अगर हम बात करें तो जो ये वाला पेपर है, स्टेटस पेपर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही रिलीज़ किया है, ये किसी प्राइवेट एंटिटी ने नहीं रिलीज़ किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। इसके अकॉर्डिंग हुआ क्या है, पब्लिक डेट थोड़ा सा % डिक्रीज़ हुआ है 2017-18 से 18-19 से। अभी लग तो ऐसा रहा होगा कि शायद से बढ़ा हो, लेकिन बढ़ा नहीं है। हमको ये चीज़ रट्टा ही लगानी है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पब्लिक डेट क्या है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। ऑल राइट, थोड़ा सा कम हुआ है 1%। इंटरनल डेट कम हुआ है, मार्केटेबल डेट कम हुआ है, नॉन मार्केटेबल डेट बढ़ा है, एक्सटर्नल डेट कम हुआ है, अदर लायबिलिटीज़ कम हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ कम हुई हैं, जनरल गवर्नमेंट डेट दैट मीन्स
सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट तो कम हुई है। अभी आप कैसे भी करके इसको याद करिएगा, एक बार और सुन सकते हो या पॉज करके पढ़ सकते हो, बस रट्टा लगाने वाली बात है। अभी हमको समझना है हमें गवर्नमेंट डेट को मैनेज करने का ज़रूरत क्या है। ईजी सी बातें हैं, गवर्नमेंट डेट है, अगर हम गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा डेट में है तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इफेक्ट होगा। दिस इज़ ईदर वे सिंपल, अगर हम किसी को भी लोन देंगे तो हम चाहेंगे उसका क्रेडिट वर्दीनेस पता कर सकें। अगर ऑलरेडी वो इंसान या गवर्नमेंट डेट में है तो हम थोड़ा सा एम्प्रीहेंसिव रहेंगे, हम इतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे उसको लोन में पैसा देने के लिए, बिकॉज रिस्क रहेगा डिफ़ॉल्ट का। तो हमें गवर्नमेंट डेट को मैनेज करना है इस चीज़ के लिए ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रहे। दूसरा, इम्पैक्ट फिस्कल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा बोरो कर रखा है तो जब भी गवर्नमेंट नया बॉन्ड इशू करेगी, नया सिक्योरिटी इशू करेगी, तो लोग चाहेंगे कि हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना डेट में हो, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो सॉवरेन गारंटी रहता है, रिस्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट डेट में है तो ब्रॉडली हम इस चीज़ को मानते हैं कि लोग फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न ऑन टू दैट वेरी सिक्योरिटी, तो फिर गवर्नमेंट का कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाता है। दिस इज़ व्हाट वी मीन। सो इट इम्पैक्ट्स द फिस्कल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए RBI ने ऑपरेशन ट्विस्ट भी चलाया था, बट लेट्स जस्ट नॉट डिविएट नाउ। दूसरा, हमको क्राउडिंग आउट इफेक्ट रहता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है जो कि लोन के लिए सब देने के लिए रेडी है, टोटल सेविंग 100 है जो लोन के लिए हमें अवेलेबल है। तो अभी गवर्नमेंट आई और 50 रुपया लोन ले लिया। अभी प्राइवेट के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए कितना बचा? सिर्फ 50 रुपये। अब वो 50 रुपये देने वाली एंटिटी बोलेगी कि हमको आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर ऑलरेडी 100 रुपया होता मार्केट में तो बिकॉज सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है, डिमांड भी करने वाले हैं उस लोनेबल फंड की, उस मनी की, लेकिन सप्लाई भी ठीक ठाक सा ही है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा नहीं रहता, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अभी बिकॉज गवर्नमेंट ने आधा चीज़ उससे ले लिया, 50 रुपये ही बचे किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बोरो करने के लिए, तो फिर लेंडर के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, वो और ज़्यादा इंटरेस्ट मांगेगा। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय क्राउडिंग आउट, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ बोरिंग फ्रॉम द मार्केट एंड दैट्स हाउ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर क्राउडेड आउट। तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा डिमांड नहीं रहता इकॉनमी में। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर हमारा डिमांड नहीं होगा, हमारा इनकम नहीं होगा। सो वो पूरा साइकिल हम फिर समझ सकते हैं। दूसरा है फिस्कल रिप्रेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली लोगों से तो वो करे, वो बात अलग है। लार्जली कमर्शियल बैंक को बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ इशू है उसको खरीदिए। अब कमर्शियल बैंक इन एन इनडायरेक्ट वे प्रेशर में आ जाते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता भी नहीं है विज़ अगर वही चीज़ वो किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को लोन में दे। तो इसलिए उनका जो फाइनेंशियल और फिस्कल रिप्रेशन रहता है, फिस्कल मतलब मनी से रिलेटेड, बिकॉज उनको पैसा गवर्नमेंट को देना है जो कि वो किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दे सकते थे, और रिप्रेशन मतलब अभी उनको उसी वाले पैसे में कम इंटरेस्ट मिलेगा जो कि अगर वो किसी प्राइवेट को देते तो शायद ज़्यादा मिलता। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय फिस्कल रिप्रेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। जैसा कि अब भी हमने न्यूज़पेपर में बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है इतना ज़्यादा स्टिमुलस 20 लाख करोड़ इकॉनमी में डाल रही है। दिस इज ईदर वे इन्फ्लेशनरी। हाई डेट क्यों करेगी गवर्नमेंट इनकर? क्योंकि उसको गवर्नमेंट को इकॉनमी में इंजेक्ट करना है पैसा। तो वो दो तरीक़ों से कर सकती है, या तो वो लोगों से उधार बोरो करे पैसा, या फिर करेंसी प्रिंट करे। इधर करेंसी प्रिंट के बारे में लिखा है। अगर आप करेंसी नया जनरेट कर रहे हो वो तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर गवर्नमेंट डेट कर रही है इनकर, कैसे लोगों से पैसा उधार ले रही है, वो भी इन्फ्लेशनरी है। बिकॉज लोग जो हैं, शायद लोगों ने वो पैसा सेव किया होता, 100 रुपये है तो हो सकता है लोगों ने 50 कंजम्पशन में लगाना था और 50 सेविंग में। तो ठीक है, 50 वाला कंपोनेंट हम मान सकते हैं कि ईदर वे वो डिमांड का पार्ट बनता, लेकिन 50 तो सेविंग था। अगर गवर्नमेंट के हाथ चला गया तो अब वो भी डिमांड का पार्ट बन गया, तो डिमांड ही ज़्यादा हो गई, सप्लाई उतना ही है, तो इन्फ्लेशनरी रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि इन जनरल गवर्नमेंट डेट इज़ इन्फ्लेशनरी। डजेंट मैटर गवर्नमेंट इज़ प्रिंटिंग मोर मनी और गवर्नमेंट इज़ बोरिंग इट फ्रॉम द पब्लिक, दैट्स इट। उसके बाद एक्सचेंज रेट रिस्क रहेगा।
अभी इकॉनमी में सब चीज़ इंटरलिंक्ड है। अगर गवर्नमेंट का डेट ज़्यादा है तो ब्रॉडली क्या रेप्रिकॉशन हो सकता है, हमारा क्रेडिट रेटिंग इतना अच्छा नहीं होगा डेट का। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी भी तो लोग ज़्यादा इंथुजियास्टिकली इसको खरीदना नहीं चाहेंगे। तो होगा क्या, अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ कोई खरीदना नहीं चाहता, फॉरेन सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहते हैं, बिकॉज उधर का रिटर्न भी ठीक ठाक है और रिस्क भी कम है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अभी क्या होगा, प्योर सप्लाई डिमांड थिंग होगा। हम चाहते हैं हमें आप अपना रुपीस ले लीजिए और हमें डॉलर्स दीजिए, हमको बाहर जाके सिक्योरिटीज़ खरीदना है। तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो हमारा डोमेस्टिक करेंसी वीकन होगा। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ऑल राइट, दूसरा चीज़ इधर लिखा है एक्सचेंज रेट डाउन। अभी एक्सचेंज रेट अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसको ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम एक्सचेंज रेट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम थीम समझते हैं इस चीज़ का कि एक्सचेंज रेट रिस्क भी रहेगा। गवर्नमेंट को अपना डेट मैनेज करना है ताकि एक्सचेंज रेट रिस्क ना रहे। ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा लोग पैसा निकाल के इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं तो हमारा तो करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रीसिएट हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट रिस्क इज़ देयर, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। ऑल राइट, दूसरा चीज़ लिखा है इधर, इट विल पुश द एक्सचेंज रेट डाउन। अभी इसके लिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें एक्सप्लिसिटली एग्जामिनर बता देगा कि हमको एक्सचेंज रेट को कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि $1 के बजाय हमको 50 रुपये मिल रहे हैं, दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। अभी करेंसी वीकन हो गया तो $1 के बजाय हमको 75 रुपये मिलेंगे। सो $1 देने पे पहले 50 मिलते थे और अभी $1 देने पे 75 रुपये मिल रहे हैं। और एक्सचेंज रेट हमने डिफाइन किया है ₹/$1। तो 50/1, दिस इज़ 1 टू व्हाट, टू 75/1। तो अभी एक्सचेंज रेट तो बढ़ रहा है, सो एक्सचेंज रेट हैज़ गॉन अप। तो डेप्रिसिएशन हुआ है, करेंसी वीकन हुई है, लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ा है बिकॉज हमने एक्सचेंज रेट डिफाइन ही ऐसे किया है ₹/$1। लेकिन हम $/रुपीस करेंगे तो फॉर द सेम वेरी डेप्रिसिएशन, फॉर द सेम वेरी वीकनिंग ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट वुड कम डाउन। तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन अगर कोई नहीं बनाएगा, जैसा कुछ टेस्ट सीरीज में होता है, तो वो ऐसा लिख देंगे अप डाउन, लेकिन उस पर हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन या टेंशन में आने का ज़रूरत नहीं है। थीम को समझिएगा, अगर हिंट आ रहा है कि करेंसी वीकन हो रही है, इट मीन्स हम डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो रही है, इट मीन्स हम एप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमको एक्सचेंज रेट कैसे मिला है। दैट्स इट। लास्ट है हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर। तो दिस इज इधर वे ऑब्वियस, अगर हमने आज ज़्यादा उधार लिया है तो कल को वापस भी करना है, इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल भी देना है, तो हमको फ्यूचर जनरेशन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग वी हैव रिटन, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है, मतलब है भी बिकॉज दे आर सो रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जैसा कुछ इकोनॉमीज जो हम जापान का अगर बात करें तो उनका तो डेट टू जीडीपी उनका जीडीपी से भी ज़्यादा है, मे बी सम 200 समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट इट इज़ मोर देन देयर जीडीपी। जैसा 25% ऑफ जीडीपी या इंडिया का जैसा 70% ऑफ जीडीपी है, 70 तो हमको चाहिए 60, लेकिन कुछ साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ का तो मोर देन देयर जीडीपी इज़ देयर डेट। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर डेट है भी, आप उसको किसी एसेट जनरेशन में, कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स में अगर लगा रहे हो उस पैसे को, तो वो और रिटर्न देगा, तो फिर पैसे को वापस करना आसान रहेगा। सो एवरीथिंग इज gets boiled down to one thing, how we are utilizing that very debt. But again, let's just not deviate. उसके बाद हमको बात करना है vulnerability to volatile international capital markets. अभी इसमें ये चीज़ तभी वैलिड है अगर हम एक्सटर्नल डेट का बात करें, क्योंकि हमने किसी और देश से पैसा उधार लिया है तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आ रही है, कभी इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, इधर उधर पैसा मूव कर रहा है, तो फिर उसका हम पे भी इम्पैक्ट होगा। इसीलिए अभी जो एक प्रपोजल था कि हमको बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी में इशू करना है, वो हमने डिनाई कर दिया, फॉर दिस वेरी रीज़न, फॉर द एक्सचेंज रेट रिस्क, बिकॉज जनरली रुपी डेप्रीसिएट ही करता है। तो अगर हमको बाहर से उधार लिया डॉलर्स में 50 के बजाय अब ₹75 का हो गया, तो अब मुश्किल हो जाएगा लोन वापस करना। और इन जनरल जो हमारा हिस्ट्री रहा है रुपी डेप्रीसिएशन का ही रहा है, तो इसीलिए हमने वो प्रपोजल को अभी ठंडे बस्ते में डाला है। ऑल राइट, उसके बाद ये वाला अप्रोचेस दी हैं जो हम गवर्नमेंट
ले सकती है डेट को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये टेबल इंटरेस्टिंग है और थोड़ा समझने का ज़रूरत है, जो हम लास्ट में करते हैं। पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं। तो कौन सी अप्रोच है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है? पहला तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाई जाए। तो हमारा डेट है, एक्सटर्नल डेट है, इंटरनल है, मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल, दिस एंड दैट। तो एक एजेंसी हो जो सारे डेट को मैनेज करे। उसके बाद गवर्नमेंट का विजन या स्ट्रैटेजी क्या है लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट के लिए, वो ये वाले हैं। पहला तो हमको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कम करना है। कैसे कम करना है? इलोंगेटेड मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ डेट पोर्टफोलियो। ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सपायरी डेट हो हमारे डेट का वो लंबा हो, 10 साल 20 साल ऐसे हो। अगर वो कम होगा तो फिर फटाफट से मैच्योरिटी आ जाएगा, हमको पैसा वापस करना पड़ेगा या उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तो सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सरसाइज है। तो ट्राई करना चाहिए हम थोड़ा लॉन्ग टर्म लोन में ही जाएँ। उसके बाद हमको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स। हम चाहते हैं कि बिजनेसमैन को लोन का अवेलेबिलिटी हो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। वो कैसे होगा? अगर बैंक को भी अपने डिपॉजिटर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े। लेकिन होता क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसी स्कीम्स हैं जैसा ओल्ड एज पीपल के लिए या फिर कुछ स्पेशल स्कीम्स प्रोविडेंट फंड होल्डर्स के लिए एंड दिस एंड दैट, जिसपे स्मॉल सेविंग स्कीम्स बेसिकली जो कम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते हैं लोग, उन पे गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना है। अगर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, बैंक को तो इनफैक्ट गवर्नमेंट नहीं बोल सकती बिकॉज वो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, बट लार्जली पोस्ट ऑफिस को गवर्नमेंट बोलती हैं बिकॉज दोज आर गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो पोस्ट ऑफिस जो हैं वो इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। और फिर कमर्शियल बैंक के पास ये डिपॉजिट आते नहीं है बिकॉज कमर्शियल बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे है वो कम रहता है। तो अभी क्या करना है? रैशनलाइज करना है। अगर पोस्ट ऑफिस में भी एंड बैंक्स में भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे सेम ही इंटरेस्ट होगा तो लोग कमर्शियल बैंक में जाके भी अपना पैसा जमा कराएंगे लार्जली। तो अगर मतलब दिस इज ईदर वे ऑब्वियस, अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं बिकॉज पोस्ट ऑफिस ही सब डिपॉजिट लेके जा रहा है और बैंक को अभी लोन में पैसा देना है, तो अभी डिपॉजिट कम है लेकिन लोन में देना है, तो उसको मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ेगा बिकॉज बैंक कमर्शियल एंटिटी है, कुछ चैरिटी नहीं है, उसको अपना खर्चा भी निकालना है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट जो है रैशनलाइज करना है, दैट्स इट। ऑल राइट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है ये। रिस्क मिटिगेशन करना है, कुछ भी बेंचमार्क हमको सेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ हमारा शॉर्ट टर्म डेट कितना चाहिए, हमें डेट फिक्स्ड इंटरेस्ट पे फ्लोट करना है, इशू करना है, या फ्लोटिंग रेट पे। फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल। रोल ओवर रिस्क कितना चाहिए, सब टर्मिनोलॉजी हम अभी पढ़ेंगे, बट अभी बस यही है कि कुछ तो बेंचमार्क होना ही चाहिए जो की इंडिकेटर्स हैं उनका। जैसा हमारा किस चीज़ का है इंडिकेटर? एक फिस्कल डेफिसिट का 3% ऑफ GDP। सो ऐसे ही की इंडिकेटर्स का कुछ बेंचमार्क चाहिए। उसके बाद मार्केट डेवलपमेंट, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। तो कैसा कुछ गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम है, उस पर सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये सब ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट वील प्रोसीड स्लोली हियर। पहला चीज़ है व्हाट इज़ डेट टू GDP। दिस इज ईदर वे ऑब्वियस। अगर आपका GDP 100 रुपये है और आपने उसमें से 35 रुपये उधार ले रखा है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय डेट टू GDP। सो द डेट टू GDP रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए कंट्रीज पब्लिक डेट टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पब्लिक डेट इज आर कीवर्ड हियर, इट्स नॉट द टोटल डेट बिकॉज लाइबिलिटीज़ जो हमारे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में है उसको हम नहीं काउंट करते, हम पब्लिक डेट को काउंट कर रहे हैं जिसपे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ। दिस इज व्हाट वी मीन। उसके बाद दिस इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर कंट्रीज एबिलिटी टू पे बैक इट्स डेट। अभी अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो हमको कुछ ऐसा खिचड़ी नहीं पकाना है, इसको ठीक ही मान लेना है बिकॉज ऐसा समझा जाता है कि अगर आपके पास सपोज 100 GDP है और 35 रुपये आपका डेट है तो ठीक है, 100 रुपया इनकम जनरेट हो रहा है तो 35 रुपये कर्जा आप चुका सकते हो। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ऑल्दो देयर आर सर्टेन नेशंस जिनका डेट टू GDP बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी this is not how things should be. But again, let's just not deviate too much. We need to stick to just one point that yes, debt to GDP indicates a particular country's ability to pay back its debt. That's it. हमको बस MCQ निकालना है। उसके बाद रोल ओवर रिस्क। इसका मतलब है कि हमको अगर डेट को रीफाइनेंस करना है तो क्या रिस्क है। स्पेशली अगर आपका
मेचोरिटी पीरियड है, सपोज 5-6 साल आपका एक्सपायर हो गया, अभी आपको उसको रीस्ट्रक्चर करना है, तो नया लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो सारा आप चीज़ बारगेनिंग करोगे, नया लोन का टर्म क्या रहेगा, तो ये सब रिस्क क्या है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय रोल ओवर रिस्क. सो इट्स अ रिस्क एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट. Specifically, interest charge for a new loan will be higher than that on the old loan. That's it. उसके बाद ये है करेंसी और द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको पढ़ने का ट्राई मत कीजिएगा, अननेसेसरीली कन्फ्यूजन क्रिएट करा गया है. सिंपल फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, तो डेफिनेटली हर एक करेंसी है, हमारा रुपीस है, किसी का मैंड्रीन है, मैंड्रीन तो चाइनीज़ की लैंग्वेज है, चाइनीज़ का करेंसी है युआन, किसी का जीएन है, किसी का पाउंड है, किसी का डॉलर है, तो एक्सचेंज रेट रिस्क तो रहेगा. स्पेशली अगर आपने फॉरेन डिनोमिनेशन में लोन ले रखा है, तो करेंसी डेप्रिसिएट हो गई डोमेस्टिकली, तो हमको अभी ज़्यादा देना पड़ेगा डोमेस्टिक टर्म्स में वो अमाउंट, फॉरेन टर्म में तो वो सेम रहेगी, तो हमारा फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्सचेंज रेट रिस्क. उसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट. दिस इज़ रियली सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. पहला चीज़ तो हमको समझना पड़ेगा रेवेन्यू रिसीट्स क्या है. हमको रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का डिफरेंस समझना है. पहला समझते हैं कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट्स मीन्स पैसा आना. पैसा कैसे आ सकता है, या तो आप कोई एसेट बेचोगे, अगर आपने कोई एसेट बेचा तो आपको ऑनरशिप गया. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी से अभी गवर्नमेंट का ऑनरशिप चला गया. दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट. दिस इज अ कैपिटल रिसीट. पैसा तो आया लेकिन एसेट तो गायब हो गया. दूसरा चीज़, हमने लायबिलिटी जनरेट किया, हमने बाहर जाके लोन ले लिया, अभी भी पैसा आया लेकिन हम डेटर बन गए, हम लायबल हैं किसी के लिए, अभी किसी की तरफ, किसी के टुवर्ड्स. तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय कैपिटल रिसीट्स. दो ही क्राइटेरिया है. नंबर 1, इट लीड्स टू व्हाट, जनरेशन ऑफ एसेट और रिडक्शन ऑफ एसेट. तो एसेट कम होता है और लायबिलिटी जनरेट होती है. ऑलराइट, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, इसके एकदम उल्टा. आप टैक्स का एग्जांपल से समझ सकते हो. गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया लोगों से, तो अभी बस हो गया, रेवेन्यू आया लेकिन कोई एसेट कम नहीं हुआ, कुछ भी बेचा नहीं. दूसरा, रेवेन्यू आया लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जनता को, पब्लिक को कुछ भी वापस नहीं करना है, कुछ लोन नहीं लिया ताकि जो वापस करना पड़े. सो दिस इज़ व्हाट मीन बाय रेवेन्यू रिसीट्स. तो अभी हम समझ सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स अच्छी हैं, कैपिटल रिसीट्स इतनी अच्छी नहीं है. तो हमको रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाना है, तभी हम बोलते हैं कि हमको अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ानी है. ऑलराइट, अभी इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स क्या है. मान लो आपका 100 रुपीज़ रेवेन्यू रिसीट्स है और उसमें से आप 35 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो. दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट. दिस शुड बी लो. दिस इज ईदर वे ऑब्वियस. बिकॉज क्यों लो होना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट से हमारा कुछ भी लायबिलिटी कम नहीं हो रहा. हमने किसी से उधार लिया 100 रुपया, तो अभी भी 100 रुपया उसको वापस करना है. इंटरेस्ट पेमेंट इज़ नथिंग. ऑल्दो इंटरेस्ट पेमेंट इज़ अगेन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अभी ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगा, तो अभी हम इतना ही समझते हैं. रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट, दैट्स इट. उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. तो बस बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड, अ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, अ सिक्योरिटी दैट कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू इट. लेकिन अगर वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लोटिंग है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फ्लेक्सिबल है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. फ्लोटिंग मीन्स फ्लोट करते रहना, तैरते रहना. तो कई बार एक्सचेंज रेट भी फ्लोट करता है, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं. और जब बॉन्ड्स का भी रिटर्न फ्लोट करेंगे तो उसको हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बोलेंगे. उसके बाद ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है. दिस इज ईदर वे सिंपल, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, बट दैट डज नॉट काउंट डेट. जो लास्ट वाला पॉइंट है कि डेट को नहीं काउंट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक्सपेंडिचर में हम सब कुछ काउंट करेंगे, एवरीथिंग, अगर हमने कुछ भी एक्सपेंडिचर करना है. लेकिन जब रेवेन्यू का बात करेंगे तो हमने जो लोन लेना है किसी एंटिटी से, उसको काउंट नहीं करेंगे. बिकॉज प्रैक्टिकली फिस्कल डेफिसिट टेल्स अस द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, अभी इनकम कम है, यानी कि रिसीट्स कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमको बोरो करना पड़ेगा. तो अभी रिसीट्स में हम ईदर वे बोरिंग को नहीं डालेंगे, बिकॉज बोरिंग तो हमें बता रहा है ना फिस्कल डेफिसिट इतना ज़रूरत है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस. तो एमसीक्यू के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स. ऑलराइट, फिर शॉर्ट टर्म डेट्स. तो दिस इज ईदर वे सिंपल, जिनका मेचोरिटी नेक्स्ट 12 मंथ्स में है.
उसके बाद ट्रेजरी बिल्स जिनका मैच्योरिटी 91, 182 या 364 डेज़ में है। कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कितने दिन का इनका मैच्योरिटी रहता है, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 91, 182, 364। 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल, अगेन 14 डेज़ के लिए है, तो हम शॉर्ट टर्म अपना पार्क कर सकते हैं फंड। किसको इशू किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स को और कुछ सेलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स को। सो ट्रेजरी बिल्स हो गया और 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स हो गया। इस पे एक चीज़ लिखा है डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग आई एम एक्सप्लेनिंग, ऑल्दो इट रियली इज़ नॉट नीडेड। हमें इतना नॉलेज एक्वायर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते हैं। लास्ट बार ही ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताऊंगी, अब बाकी टाइम हम चेक करेंगे जो चीज़ ज़रूरी है। तो डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी चीज़, जैसे ट्रेजरी बिल के ऊपर लिखा है कि 100 रुपये का है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अभी आप मेरे से 90 रुपीज़ आप मुझे दे दो और आप ट्रेजरी बिल ले लो, तो गवर्नमेंट को 90 मिले, और जब एक्सपायरी डेट आएगी तो गवर्नमेंट उसको पूरा 100 रुपया देगी, यानी कि फेस वैल्यू पे उसको वापस करेगी। तो जो डिफरेंस है 10 रुपीज़, वो उसका इंटरेस्ट रेट हो गया। दैट्स इट, दिस इज व्हाट मीन बाय डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट। पेमेंट फेस वैल्यू पे होगा, लेकिन अभी हम उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट खरीद रही है। तो अभी ये चीज़ हमने कर लिया। इंडियाज़ परफॉर्मेंस ऑन इंडिकेटर्स ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी, वेरी सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पहला तो डेट टू जीडीपी रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है, पहले 47.5% था, अभी 45% हो गया। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ये भी कम हो रहा है 2012-13 से ही। शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट ये थोड़ा सा बढ़ा भी है बीच में, यानी कि 2005 से 2012 के बीच। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट कॉन्शियसली एक्टिवली ट्राई कर रही है कि इलॉन्गेटेड मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज़ को इश्यूज़ करें ताकि रोल ओवर रिस्क कम हो सके। और हमारा ऑलमोस्ट 70% जितना भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने इशू किया 2018-19 में, उसमें से 70% जो है उनका एक्सपायरी 10 साल से ज़्यादा का था। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर जब भी हम रीस्ट्रक्चर करेंगे डेट को आफ्टर 10 ईयर्स, तो उसमें कुछ कॉस्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा होगा। तो इन सब रोल ओवर रिस्क को कम करने के लिए चाहिए कि 5-6 साल का मैच्योरिटी वाला हम लोन ना लें, बल्कि ज़्यादा लंबे 99 ईयर्स, 100 ईयर्स और 70 ईयर्स और 10+ ईयर एटलीस्ट, इतना हम मैच्योरिटी वाला लोन लें। दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ कॉन्शियसली ट्राइंग टू डू। और 2018-19 में 70% ऐसा ही सिक्योरिटी इशू हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट मोस्टली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डेट में है, फ्लोटिंग में नहीं है। दिस इज ईदर वे सिंपल, बिकॉज फ्लोटिंग में तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ठीक है गवर्नमेंट सेफ प्ले करती है, अभी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में है। लो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेट, दिस इज ईदर वे सिंपल और मे बी नॉट दैट वेरी ऑब्वियस, बट हमको याद रखना है कि हमारा जो गवर्नमेंट का डेट है वो इंटरनली ज़्यादा है, एक्सटर्नली बहुत कम है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट है वो थोड़ा सा बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 37.5% हो गया है। तो अगर रेवेन्यू रिसीट्स 100 है, उसमें से 37 रुपये तो हमें इंटरेस्ट ही पेमेंट करना है, थोड़ा सा बढ़ गया 2018-19 में। ऑल राइट, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। आई मीन एट द फेस वैल्यू दे लुक लाइक एज इफ दे आर नॉट, बट देन अगेन दे आर एंड वी जस्ट हैव टू मेमोराइज दैम। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट डेट की अगर हम बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट जो है वो कम हुआ है 2019 में, बहुत टाइनी सा कम हुआ है 0.2%, तो 24.8 हो गया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी डेट टू जीडीपी रेशियो कम हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। उसके बाद जो रहती हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की, जो लायबिलिटीज़ अभी स्टेट गवर्नमेंट को पे करनी है, उनका डबल डिजिट ग्रोथ रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 ईयर। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शेयर ऑफ पब्लिक डेट इंक्रीज्ड विद द ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड 19.1% ऑफ देयर जीडीपी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका भी ओवरऑल जितना भी डेट पोर्टफोलियो है, कुछ इंटरनल होगा, कुछ एक्सटर्नल होगा, कुछ अदर लायबिलिटीज़ रहेंगी, कुछ पब्लिक डेट रहेगा, तो वो ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो है। उसमें से पब्लिक डेट जो है वो 19.5% है, ये थोड़ा सा बढ़ा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का शेयर मार्केट बोरिंग की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट अभी मार्केट से ज़्यादा बोरो कर रही है और उनका रिलायंस
नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कम हो रहा है। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो बस याद करना है, इसका यूटिलिटी भी है, बिकॉज नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उससे ही पैसा ले रही है तो इट मीन्स बस फिर गवर्नमेंट का पैसा, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा है गवर्नमेंट को पैसा देने में। तो मार्केट बोरोइंग इज़ अ गुड थिंग, गवर्नमेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, दिस इज़ वेरी गुड। तो ठीक है, इनका शेयर बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट वी जस्ट हैव टू मेमोराइज। लोन्स फ्रॉम द सेंटर हैव बीन डिक्रीजिंग ओवर द ईयर्स एंड अकाउंटेड फॉर 3.7% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज इन 2019। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ग्रेजुअली ज़्यादा से ज़्यादा लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही हैं, नहीं, इनफैक्ट इट इज़ डिक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। और अभी कितना है? 3.7% 2019 में उनका जितना भी टोटल लाइबिलिटीज़ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन जो है वो कम लिया गया है बाकी चीज़ों से ज़्यादा, एंड दैट्स इट। बस यही चीज़ हमने आज कवर की है। ऑलरेडी 50 मिनट का वीडियो हो गया है। सरफेसी एक्ट और बाकी हम चीज़ें बाद में कवर करेंगे, मे बी टुमारो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। एंड वन लास्ट थिंग, इफ़ यू थिंक दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू इन एनी वे, देन इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स so that maximum people can get the benefit, and either way I'll be having more subscribers then. So thank you so much for watching and goodbye.